हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग वाले क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, या तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, क्लोराइड एंड हैवी मेटल्स। के लिए आपको लिमिट टेस्ट लगाना है और उनका प्रोसीजर क्या है और प्रिंसिपल क्या है वो बताना है। तो पहले हम ये समझते हैं कि लिमिट टेस्ट क्या होते हैं। पहले हम ये समझ लें कि लिमिट टेस्ट क्या होते हैं। तो लिमिट टेस्ट इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल द इम्प्यूरिटीज एंड अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज इन केमिकल सब्सटेंस और ड्रग आप कह सकते हैं। तो लिमिट टेस्ट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से हम लोग इम्प्यूरिटी को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अभी आपने अगर फर्स्ट पार्ट इसका देखा होगा शॉर्ट क्वेश्चन वाला, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि इम्प्यूरिटीज़ क्या होती हैं, समझ रहे हैं। तो इम्प्यूरिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग लिमिट टेस्ट के ज़रिए से, उनको पहचानते हैं, समझ रहे हैं, उनका पता लगाते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी ड्रग के अंदर, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर इम्प्यूरिटीज़ है या नहीं है, अगर है तो कितना अमाउंट में है, समझ रहे हैं, और फिर उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये जो काम होता है वो किसके ज़रिए से होता है, लिमिट टेस्ट के ज़रिए से हम लोग ये सारा काम करते हैं, पता लगाते हैं। इम्प्यूरिटीज़ क्या होता है, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर अनवांटेड सब्सटेंस का मौजूद होना, यानी ऐसी चीज़ जो हम नहीं चाह रहे हैं वो अगर मौजूद है तो उसी को बोलते हैं इम्प्यूरिटीज़। हाँ, अगर वो चीज़ क्या है, ऑर्गेनिक है तो हम लोग उसको ज़्यादा मतलब ध्यान देते हैं, कंसिडर करते हैं। और अगर इनऑर्गेनिक है और बहुत थोड़े अमाउंट में है, जिससे कोई टॉक्सिसिटी नहीं हो रही है, जिससे कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो उसको इम्प्योरिटी कंसिडर नहीं किया जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो, उसको क्या है, इम्प्योरिटी ही माना जाता है, समझ रहे हैं। अब लिमिट टेस्ट में होता क्या है असल में, तो लिमिट टेस्ट में होता क्या है कि दो हम लोग, एक तो हमारे पास सैंपल होता है, जो हमने मान लीजिए कोई भी नया प्रोडक्ट बनाया है, समझ रहे हैं, तो हमारे पास वो सैंपल है, उसी के अंदर हमको चेक करना है। ये हमने एक नया प्रोडक्ट बनाया, इसके अंदर हमको चेक करना है कि कोई मतलब अनवांटेड सब्सटेंस तो नहीं है, यानी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हम चाहते हैं कि ना हो, समझ रहे, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इसको हम कंपेयर करते हैं एक ऐसी मतलब दवा से या एक ऐसे सब्सटेंस से जो कि मतलब स्टैंडर्ड है, यानी जिसके बारे में पहले से चेक हो चुका है और उसका सब कुछ मालूम है कि इसके अंदर क्या चीज़ कितनी मात्रा में है, वो हमको मालूम है। तो इसको इससे कंपेयर करते हैं, समझ रहे हो। लिमिट टेस्ट में क्या होता है, कंपेयर करते हैं। अब इसमें भी कुछ केमिकल सब्सटेंस डालेंगे, इसमें भी कुछ डालेंगे, समझ रहे हैं, इसमें कुछ डाला, कुछ इसमें डाला, इसके बारे में हमको मालूम है कि इसके अंदर आयरन भी है, इसके अंदर ये चीज़ें इतनी हैं, समझ रहे हो। अब जब वो और कुछ केमिकल से जब डालते हैं तो हमको मालूम है कि इसका क्या है, एक ब्लू कलर आने वाला है, समझ रहे हैं, इसके अंदर चूंकि आयरन है और ये केमिकल हम डालेंगे तो इसके अंदर ब्लू कलर आ जाएगा। अब वही सारे केमिकल्स इसके अंदर भी हम लोग डाल रहे हैं, अगर इसका भी ब्लू कलर आ रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी क्या है, आयरन है, चूंकि हमको इसके अंदर मालूम है कि आयरन है। ऐसे ही क्लोराइड में आप कर लेते हैं, समझ रहे हो ना। मान लो एक हमने सैंपल लिया, इसका चेक करना है इसके अंदर क्लोराइड है या नहीं है, तो हम एक ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं, एक ऐसा स्टैंडर्ड लेते हैं जिसके अंदर हमको मालूम है कि पहले से इसके अंदर इतना अमाउंट में क्लोराइड है, समझ रहे हो। मान लो कि इसके अंदर हमको मालूम है, हमने 100 ml लिया कोई सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और हमको मालूम है कि उसके अंदर 2 ग्राम क्या है या 2 ml क्या है, उसके अंदर क्लोराइड पहले से मौजूद है। और उसके अंदर ये वाले केमिकल्स हम जब डालते हैं और ये कुछ स्टेप्स करते हैं, इसके अंदर इतना पानी मिलाते हैं, तो इसके अंदर क्या है, टर्बिडिटी आ जाती है, यानी एक धुंधला सा कलर आ जाता है सॉल्यूशन के अंदर, ये हमको मालूम है पहले से। अब जो हमने नया सॉल्यूशन बनाया है उसके अंदर भी वही सारे केमिकल्स डालते हैं और फिर देखते हैं, अगर इसी जैसा कलर आ रहा है इसका मतलब इसके अंदर भी क्या है, उतना ही अमाउंट में क्लोराइड है। और अगर इससे कम धुंधलापन हो रहा है इसका मतलब इसके अंदर कम है, इससे ज़्यादा धुंधलापन हो रहा है इसका मतलब इसके अंदर क्लोराइड क्या है, इससे भी ज़्यादा है। तो ये एक मतलब क्या है, सिंपल मेथड होता है लिमिट टेस्ट करने का। अब आपको याद करना ये होता है कि कौन से लिमिट टेस्ट के अंदर आप कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, ये आपको याद करना रहता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट बताइए, कि लिमिट टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी क्या अहमियत है, क्या महत्व है। तो ये हमको ये इंश्योर कराता है, इस बात की यकीन दहानी कराता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, इम्प्योरिटी से फ्री है। लिमिट टेस्ट हम कर लेते हैं, हमको पता चल जाता है, हमको क्या होता है, कॉन्फिडेंट आ जाता है कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, बिल्कुल सही है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है।
तो दूसरा क्या है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमूव टॉक्सिक मटेरियल। टॉक्सिक मटेरियल अगर है तो उसको रिमूव कराने में क्या है, ये बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, ठीक है ना। और वो अगर ना हटाया जाए तो उससे क्या है, बहुत तगड़ा क्या कहते हैं हार्म पहुंच सकता है पेशेंट को। और क्या, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट द स्टैंडर्ड क्वालिटी। जैसे कि हमारी जो रेगुलेटर ऑथोरिटीज़ हैं, यानी समझिए कि जो हमारी सरकार है, समझ रहे हैं ना, उसने बहुत सारी क्या है मतलब अलग अलग लोगों को बना रखा है, बहुत सारे अधिकारी लोग हैं, तो उन्होंने सेट किया हुआ है कि कौन सी दवा किस क्वालिटी की होगी। अगर उस क्वालिटी की होगी तभी उसको मार्केट में लॉन्च करने दिया जाएगा, वरना उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको अप्रूवल नहीं मिलेगी। और अगर किसी ने ऐसा किया तो फिर उसके अगेंस्ट क्या बहुत तगड़ी पेनाल्टी भी लगाई जाती है। बाहर कंट्रीज में भेज रहे हैं, वहां से आपको रिटर्न कर देंगे, कंपनी आपकी चौपट हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो उस स्टैंडर्ड क्वालिटी पे अपनी दवा को लाने के लिए, समझा कि आपकी दवा उस क्वालिटी पे पूरी खरी उतरे, तो उसके लिए आपको लिमिट टेस्ट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं। ऐसे क्या, इट इंश्योर दैट ओनली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीच टू द मार्केट। और ये भी इंश्योर करता है कि सिर्फ अच्छी क्वालिटी की दवा ही मार्केट में पहुंचेगी। लिमिट टेस्ट देख लेते हैं, तो ये 4-5 लिमिट टेस्ट है। सबसे पहला आपको पढ़ना आर्सेनिक का। अभी जो लिमिट टेस्ट है आर्सेनिक की, क्लोराइड की या हैवी मेटल्स की, इसकी एक वीडियो क्या है अपलोडेड है। तो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 3 है, आप देखेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 जो है, उसके अंदर पूरा लिमिट टेस्ट मैंने पढ़ा रखा है। उसको आप जाके पढ़ लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप प्लेलिस्ट से उसको जाके देख सकते हैं, या आपको यहाँ पे आई बटन के अंदर उसकी लिंक मिल जाएगी। मतलब वो एक वीडियो आप अलग से देख लीजिए। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उस सबको हम लोग यहाँ पे करेंगे, समझ रहे हो ना। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा तो उसको आप वहाँ से देख लीजिए, मेरा टाइम बचेगा, मैं दूसरे सब्जेक्ट आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगा, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। तो थोड़ा सा आप क्या है यहाँ पे ये मुश्किल को थोड़ा बर्दाश्त करिए, समझ रहे हैं ना। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं, अभी रिसेंटली ही पढ़ाया था। तो लिमिट टेस्ट को हम लोग क्या है स्किप कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं सीधे क्या है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है ना। वो जो आपका जो मैंने बताया एक ही वीडियो है, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ढूंढनी नहीं है कहीं इधर उधर, समझ रहे हो ना। लिमिट टेस्ट सारे उसी के अंदर हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अगर मैं ऐसा ना करूं तो आपको यही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप पढ़ नहीं पाएंगे, मज़ा नहीं आएगा, छोड़ देंगे, थक जाएंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है, आपने कई बार सुना होगा टाइट्रेशन के बारे में, कई बार क्या सुना होगा, टाइट्रेशन के बारे में। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को हम लोग टाइट्रेशन भी बोलते हैं या टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस भी बोलते हैं। तो ये होता क्या है, ये वॉल्यूमेट्रिक या टाइट्रेशन तो एक ऐसा मेथड होता है जो कि यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस इन ए सोल्यूशन। हमारे पास कोई सोल्यूशन है, समझ रहे हैं, हमारे पास क्या है, कोई सोल्यूशन है, उसके अंदर कई चीज़ें हैं, मान लीजिए इसके अंदर वाटर भी है, इसके अंदर एसिड भी है, और इसके अंदर क्या है, मान लीजिए और अल्कोहल भी है, कोई और भी सब्सटेंस है। अब हमको मालूम करना है कि इसके अंदर एसिड की मात्रा कितनी है, हमको ये मालूम करना है कि इसके अंदर एसिड की मात्रा कितनी है। तो कैसे मालूम करते हैं, हम टाइट्रेशन से करते हैं, समझ में आ रही बात। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी चीज़ है, कई सारी चीज़ें हैं, जो बात कर रहे हैं एक्वस वाले के, यानी जो क्या है मतलब लिक्विड फॉर्म में, ये समझिए। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन, इसके अंदर क्या है, 3 चीज़ें हैं, मान लीजिए, समझ रहे हैं, 3 अलग अलग चीज़ें हैं, और ये पानी भी है, मान लीजिए इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, ये सॉल्यूशन है पूरा। अब हमको मालूम करना है इसके अंदर एसिड भी है, समझ रहे हैं, इसके अंदर बेस भी है, अंदर बेस भी है, और इसके अंदर अल्कोहल भी है, ठीक है ना। अब इनको हमको मालूम करना है कि ये बेस कितना है इसके अंदर, या मान लीजिए एसिड कितना है इसके अंदर। इसको ऐसे एग्जांपल समझिए, हमारे पास ऑयल है, जो तेल खाते हैं हम लोग, ऑयल, ठीक है ना, उस एक हमारे पास ऑयल है। अब वो ऑयल आपको लगता है कि कोई एक चीज़ नहीं है, उसके अंदर क्या कहते हैं आपका उसके अंदर आपका फैटी एसिड भी होता है, ग्लिसरॉल, इन दोनों से मिलकर नॉर्मली आपका ऑयल बनता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इनसे मिलके आपका नॉर्मली फैटी एसिड बनता है। लेकिन उसी के अंदर कुछ फ्री फैटी एसिड भी होते हैं, यानी कुछ एसिड जो ग्लिसरॉल के साथ में जुड़े हुए हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इधर उधर छूट जाते हैं। वो क्या मतलब होते हैं ना, कुछ लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, तो वो अकेले घूमते रहते हैं, वो डेंजरस होते हैं, समझ रहे हैं ना। फ्री फैटी एसिड है, वो डेंजरस होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अब हमको ये चेक करना है कि इसके अंदर फ्री फैटी एसिड कितने हैं। तो कैसे पता करेंगे, उससे पूछेंगे भाई बता दे तेरे अंदर कितने हैं, बता देगा वो, नहीं बताएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टाइट्रेशन करेंगे हम लोग। अब कैसे करेंगे, आपको मालूम है ये एसिड है, तो ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा, न्यूट्रलाइज करता है बेस के साथ में। मान लीजिए इसके अंदर 10 एसिड है, कितने, 10 फ्री फैटी एसिड है। ये ऐसे मैं 10 बोल रहा हूँ, वहाँ पे मोल चलते हैं, समझ रहे हो ना, मोल फ्रिक्शन और बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे डिटेल में नहीं जाना है, आपको ऐसे ही लिखना जैसे बता रहा हूँ। तो मान लीजिए इसके अंदर क्या है, 10 हैं ये जो आपके एसिड हैं,
समझ रहे हो, 10 एसिड हैं। अब हमको ये हमको कंफर्म नहीं है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 हैं, 15 हैं, 20 है, जो भी हैं वो हमको बाद में पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइट्रेशन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्यूरेट लगा देते हैं इसके अंदर। अब ये मैं छोटा सा बना रहा हूँ, जगह नहीं है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये एसिड है ना, इसके अंदर बेस डालेंगे, ठीक है ना, ऐसा बेस जो इसके साथ रिएक्शन करे, ठीक है ना। हमने बेस डाल दिया, यहाँ से इसका जो वो होता है स्टॉप कॉक, उसको हमने खोल दिया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से एक एक बूंद करके ये आगे गिरता है, इसमें जो बेस है इसके अंदर आके गिरेगा। तो इस एसिड के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, इस एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा। एक चीज और हम लोग करते हैं, इसके अंदर एक इंडिकेटर और डालते हैं। क्या डालते हैं, इंडिकेटर डाल देते हैं। ये इंडिकेटर हमको बता देता है कि एसिड खत्म हो गया है, समझ रहे हो ना। तो इंडिकेटर क्या करता है, बताता है कि एसिड खत्म हो गया। अब हमने क्या है, बेस इसमें डालना शुरू किया। जैसे जैसे बेस आता है इनके साथ में रिएक्शन करता रहता है, इनके साथ रिएक्शन करता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। मान लीजिए 10 हैं तो 10 एसिड क्या हो गए आगे, मान लीजिए यहाँ से KOH आ रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ से KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है। अब यहाँ से आके ये गिर रहा है, ये गिर रहा है, और इसके जितने हैं उस सब के साथ में उसने रिएक्शन कर लिया। मान लीजिए 10 थे, 10 के साथ रिएक्शन कर लिया, तो कितने इसके खर्च हुए, 10 खर्च हो गए, समझ रहे हैं। अब कब हमको कैसे पता चलेगा कि ये सबके इसके साथ में रिएक्शन कर लिया, तो जैसे ही ये इसके क्या कहते हैं एसिड खत्म हो जाते हैं, ये जो आके इसके साथ में रिएक्शन कर रहा था वो सीधे किसके साथ में रिएक्शन करता है, आपके इंडिकेटर के साथ में, समझ रहे हो ना। पहले ये बेस आ रहा था, किसके साथ में रिएक्शन कर रहा था, एसिड के साथ में, एसिड खत्म हो गए, 10 थे खत्म हो गए। अब जब 11वां बेस आएगा तो इसके साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं, वो आएगा आपके इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करेगा। ऐसा इंडिकेटर हम लोग डालते हैं कि इसके बाद सीधे वो इसी के साथ में रिएक्शन करता है, और जैसे ही इसके साथ रिएक्शन करता है ऐसा एकदम से इसमें कलर आ जाता है। इसमें मान लीजिए पूरा ये रेड रेड कलर का हो गया। जैसे ही इसने रिएक्शन किया इसके साथ में, ये पूरा क्या हो गया, रेड रेड कलर का हो गया। हम समझ गए भाई एसिड खत्म हो गया, फौरन यहाँ से इसको बंद कर दिया हमने। अब हम लोग ये जो हमने बेस डाला था इसके अंदर, हमको मालूम था कि हमने जो बेस यहाँ पे रखा था, ब्यूरेट में ये सब लिखा रहता है, सब मार्किंग हुई रहती है। हम नाप के भी डाल रहे हैं, मान लो तो हमने कितना डाला था, मान लो हमने 20 क्या है 20 मोल डाले थे किसके बेस के, ठीक है ना। बेस के कितने 20, मान लीजिए 20 बेस हमने डाले थे, 20 मोल छोड़ दो आप, 20 हमने इसको डाले थे। तो 10 इसमें खर्च हो गया, एक इसमें मान लीजिए खर्च हो गया, तो कितना बचा होगा यहाँ पे ये गिरता हुआ आ रहा है, तो ये आगे कितना बचा 9। तो अब हम लोग क्या अंदाजा लगाएंगे कि जो एसिड है वो तकरीबन कितना है, 10 है। समझ में आ रही है मेरी बात। अब इसके ना एग्जाम्पल्स बहुत हैं, यहाँ पे ज़्यादा एग्जाम्पल मैं देने की कोशिश नहीं करूँगा, वरना बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मतलब इसको बहुत आसानी से आपको समझा सकते हैं कि टाइट्रेशन क्या होता है। ये एग्जाम्पल आप समझ गए, ऐसे ही आप समझ लीजिए, जैसे ऐसे ही मान लीजिए इस कमरे के अंदर, ये कमरा पूरा बंद है, ऐसे इसको एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए मेरा स्टूडियो है, इसके अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उसकी असल क्वांटिटी कितनी है लोगों की आपको मालूम नहीं है। तो आपको मालूम करना, बाहर से अंदर घुस के आप देख नहीं सकते, आपको परमिशन नहीं है। तो आपने क्या किया कि आपने सेब सेब या मिठाई या लड्डू क्या है, आपने 20 25 30 भेज दिए, अंदर ले जाओ और सबको एक एक लेना है। आपने कह दिया सब ईमानदार लोग हैं, एक ही लेंगे। तो लेके आया एक आदमी, उसने गिना उना नहीं आदमियों को, सबको एक एक लड्डू पकड़ा दिए और वापस से जितना बचा लेके चला गया। समझ रहे, आपने 20 लड्डू दिए थे, उसमें से 15 खर्च हो गए। तो आप क्या अंदाजा लगाओगे, 5 लड्डू लेके गया बाहर हो, अच्छा 5 लड्डू बचे, इसका मतलब अंदर 15 लोग हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, समझ रहे हो ना। तो अब हम इसको मिटाते हैं और हम लोग अब इसको क्या है पूरा जो इसकी डिटेल है वो पढ़ते हैं, कैसे क्या क्या होता है, कौन सा कहाँ पे डाला जाता है, क्या होता है, समझ रहे हो। अब ये जो टाइट्रेशन है ना, वो कई तरीके के अलग अलग टाइट्रेशन है। एसिड बेस टाइट्रेशन है, एक्वस टाइट्रेशन है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, समझ रहे हैं। वोल्हार्ड मेथड्स है और फजान मेथड्स है और कई सारे मेथड्स हैं। वो सारे मेथड्स मैं पढ़ाऊंगा नहीं यहाँ पे, इसलिए कि उसके लिए तो कम से कम 2 घंटे 3 घंटे चाहिए। तो सबसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि राइट ए नोट ऑन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। सीधे फजान मेथड या ऐसे मेथड्स को नहीं पूछता है, वो सीधे इसी के ऊपर एक नोट पूछ लेता है। तो मैंने ऐसे ही इस नोट को तैयार किया है, समझ रहे हो। तो यहाँ तक तो आपको बातें समझ में आ गई। अब ये है कि जब हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन मालूम करते हैं, यानी उसका अमाउंट मालूम करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी होता है। सबसे पहले एक टाइट्रेंट होता है हमारे पास, एक क्या होना चाहिए वो मालूम करने के लिए टाइट्रेंट होना चाहिए, दूसरा एनालाइट होना चाहिए और तीसरा इंडिकेटर होना चाहिए। समझ रहे हो ना, क्या क्या टाइट्रेंट, एनालाइट और इंडिकेटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा कोई सॉल्यूशन है, इसके अंदर से हमको निकालना है, ठीक है ना।
इसके अंदर 3-4 चीज़ें मिली हुई हैं और इसके अंदर से एक को हमका किसी एक चीज़ का कंसंट्रेशन मालूम करना है। तो जिसका कंसंट्रेशन मालूम करना है उसको क्या बोलते हैं? एनालाइट बोलते हैं। समझ रहे हैं? उसको क्या बोलते हैं? एनालाइट बोलते हैं। इसका कंसंट्रेशन मालूम करना उसको क्या बोलेंगे? एनालाइट बोलते हैं। और इसी के साथ में एक इंडिकेटर डाल देते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो इंडिकेटर हो गया, समझ में आ रहा है। और जिसके ज़रिए से हम लोग टाइट्रेशन कराते हैं, यानी जिसको ऊपर यहाँ ब्यूरेट के अंदर रखते हैं, उसको बोलते हैं टाइट्रेंट। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? जो टाइट्रेशन करा रहा है उसको क्या बोलते हैं? टाइट्रेंट बोलते हैं। यही 3 चीज़ें होती हैं, समझ रहे हो ना? यही 3 चीज़ें हैं। एक आपका क्या कहते हैं, जिसके अंदर से हमको मालूम करना है कि इसके अंदर कितना कंसंट्रेशन है किसी भी सब्सटेंस का, तो वो जो होता है वो हमारा होता है एनालाइट। ठीक है ना? उसको क्या बोलते हैं? इसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, वो होता है एनालाइट, दूसरा इंडिकेटर और तीसरा टाइट्रेंट। इन्हीं 3 चीज़ों का पूरा खेल है, समझ रहे हो ना? अब जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे कोई भी एक सब्सटेंस लिया, उसका क्या कहते हैं, किसी एक चीज़ का निकालना है तो उसके हिसाब से इंडिकेटर डाल दिया। और अगर ये क्या कहते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे एसिड का नहीं बल्कि किसी बेस का निकालना है, समझ रहे हैं? इसके अंदर किसी बेस का कंसंट्रेशन निकालना है तो यहाँ पे हम लोग एसिड डालेंगे। समझ में आ रही बात? और अगर यहाँ पे किसी क्या कहते हैं एसिड का निकालना है तो यहाँ पे बेस लगाएंगे। ऐसी और भी चीज़ें हैं, समझ रहे? तो ये आपको समझ में आ गया कि फंडामेंटल क्या है इसके, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की 3 चीज़ें हैं, समझ रहे? अब ये कि टाइट्रेशन कैसे वर्क करता है तो वो भी मैंने आपको बता दिया। टाइट्रेशन कैसे वर्क करता है कि सबसे पहले हम क्या कहते हैं, टेक ए मीजर्ड वॉल्यूम ऑफ एनालाइट। जो हमारा ये एनालाइट है इसका एक मीजर्ड वॉल्यूम लेंगे, यानी इसको नाप लेंगे कि जो पूरा सॉल्यूशन है वो कितना है, समझ रहे हो ना? कितना है पूरा, यानी मान लो 10 ml लिया, 20 ml, 50 ml, 100 ml, तो ये पहले हमको नपा हुआ होता है। अब उसमें उसका किसका कितना है वो नहीं मालूम है हमको, लेकिन पूरे का क्या कहते हैं जो मतलब सम जो है वो कितना होना चाहिए हमको मालूम होना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, उसको एक फ्लास्क के अंदर रख देते हैं। ठीक है ना? कॉनिकल फ्लास्क या कोई भी फ्लास्क के अंदर रख दिया आपने। एंड उसके बाद उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं। क्या करते हैं? इंडिकेटर। एक इंडिकेटर, इसका नाम याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा यूज होता है ये। ठीक है ना? फेनोफ्थेलिन। क्या है? फेनोफ्थेलिन। इसको याद कर लीजिएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर फेनोफ्थेलिन। इसको मतलब ज़्यादातर क्या कहते हैं जो टाइट्रेशन होते हैं उसमें इसी को डाला जाता है। अब दूसरा स्टेप क्या है, एड टाइट्रेंट। ठीक है ना? अब इसके बाद हम लोग टाइट्रेंट को क्या करते हैं, स्लोली स्लोली इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं ऐड करते हैं, यानी इसको गिरने देते हैं। उसके बाद टाइट्रेंट रिएक्ट्स विद एनालाइट। फिर टाइट्रेंट क्या करता है, एनालाइट के साथ में रिएक्ट करता है। ठीक है ना? यहाँ पे एनालाइट हो गया, यहाँ से कुछ और बढ़ाना है थोड़ा सा। एंड फिर क्या होता है, व्हेन एनालाइट एंड्स। ठीक है ना? फिर जब जिसको हम लोग जिसके साथ में क्या कहते हैं टाइट्रेशन करा रहे थे, जब वो खत्म हो जाता है, नाउ द टाइट्रेंट स्टार्ट रिएक्शन विद इंडिकेटर। ये इंडिकेटर है, समझ रहे हो ना? इंडिकेटर के साथ में वो फिर रिएक्शन शुरू, टाइट्रेंट इंडिकेटर के साथ में रिएक्शन शुरू करता है। और जैसे ही टाइट्रेंट रिएक्शन शुरू करता है इंडिकेटर के साथ में, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज। इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, एंड दिस इज द एंड पॉइंट। हाँ, और जैसे ही इंडिकेटर इसका कलर चेंज कर देता है, जैसे कलर चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंड पॉइंट। क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट। यहाँ से एक आध नंबर के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, टाइट्रेंट पूछ लिया, एनालाइट पूछ लिया, क्या कहते हैं एंड पॉइंट पूछ लिया, समझ रहे हो ना? इस टाइप से क्वेश्चन एक आध नंबर के पूछ लेते हैं। तो एंड पॉइंट क्या किसको बोलते हैं, जैसे ही इसका कलर चेंज हुआ, इंडिकेटर ने कलर चेंज किया, उसी को बोलते हैं एंड पॉइंट। और फौरन यहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं, घुमा देते हैं, बंद कर देते हैं, समझ रहे हैं? स्टॉप को तुरंत बंद कर देंगे तो हमारा समझिए टाइट्रेशन अब कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब काम रह जाता है कैलकुलेशन का, यानी कितना अमाउंट हमारा ये था, इसका फॉर्मूला आता है। ठीक है ना? और कितना हमने इसके अंदर डाला था उसको फिर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो टाइट्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपने एक फंडामेंटल इसका समझ लिया। अब हम लोग एक टाइट्रेशन देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, तो सिर्फ इतना समझाने से काम नहीं करेगा, एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है नॉन एक्वस टाइट्रेशन का। एक्वस टाइट्रेशन का भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने नॉन एक्वस का लिया है इसलिए कि नॉन एक्वस थोड़ा सा मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता है, थोड़ा परेशान करता है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। तो समझिए कि 2 क्वेश्चन हो गए आपके, समझ रहे हैं ना, एक साथ में। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है, तो एक ऐसा टाइट्रेशन होता है जिसमें वाटर को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं सॉल्वेंट के तौर पे। समझ में आ रही बात? जहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट के तौर पे वाटर को यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं हम लोग कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ कर लेते हैं, समझ रहे हैं? नॉन एक्वस टाइट्रेशन में जैसे कि ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म वगैरह या अल्कोहल वगैरह, कोई दूसरी चीज़ को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, समझिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई चीज़ है, कोई सब्सटेंस है, उसके अंदर कई सारी चीज़ें वो सॉलिड फॉर्म में है, तो उसको हम लोग टाइट्रेशन करने के लिए उसको लिक्विड में लाना पड़ेगा। तो लिक्विड में उसको करने के लिए हम लोग कोई वाटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, वाटर के अलावा कोई दूसरा ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ऐसे मान लीजिए एसिड को क्या कहते हैं डाइल्यूट करने के लिए हम लोग क्या है
वाटर यूज़ नहीं कर रहे हैं बल्कि उसके अलावा कोई दूसरा सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, तो वो मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस या सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ठीक है ना। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन का एक एग्जाम्पल ऐसे है, तो इसका एग्जाम्पल जैसे HClO4 हो गया। ठीक है ना। पर क्लोरिक एसिड ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पे उसको हमने डाल दिया HClO4। ठीक है ना। ये हमारा टाइट्रेंट हो गया जो इसके अंदर है। ठीक है, इसके अंदर है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा हमारा एनालाइट क्या है, तो उसको हम लोग लेते हैं एसेटिक एसिड, एक वीक एसिड है। ये क्या है, इसके अंदर हमने एसेटिक एसिड डाल दिया जो कि एक वीक एसिड है। ठीक है ना। अब ये कहेंगे कि यहाँ तो एसिड बेस है नहीं, तो कैसे होगा, तो जब क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड को, अब क्या कहते हैं जब वीक एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये बेस की तरह से काम करता है, समझ रहे हैं ना, ये बेस की तरह से काम करेगा। जब वीक एसिड होता है तो वो बेस की तरह से काम करने लग जाता है। और इसके अंदर इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं ब्रोमोथाइमोल ब्लू। ठीक है ना। ये इसके अंदर हमने इंडिकेटर यहाँ पे डाल दिया। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करते हैं, इस टाइट्रेंट को यहाँ से हम लोग इसको खोलते हैं और एक एक बूंद करके ये गिरना शुरू होता है। और जैसे ही इस हमारा एसिटिक एसिड के अमाउंट खत्म होते हैं तो वो इंडिकेटर के साथ में रिएक्ट करता है, कलर इसका बदल जाता है, इसको तुरंत हम लोग बंद कर देते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं और क्या कहते हैं हम लोग अमाउंट निकाल लेते हैं, हमको पता चल जाता है कि कितना अमाउंट में क्या एसिटिक एसिड मौजूद है, समझ रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इसके साथ में इनका रिएक्शन होता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो हमारा क्या कहते हैं परक्लोरिक एसिड है वो इंडिकेटर के साथ में रिएक्शन करता है। बस इतनी सी बात है, आप अगर एग्जांपल इसको याद करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये क्या है कि इन दिस टाइट्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड डिटरमाइंड, आप ये जरूर लिख दीजिएगा रिजल्ट करके या नोट करके। ठीक है ना। रिजल्ट जब भी आप लिखेंगे तो लिख देंगे ऐसे, इसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। बहुत सारे स्टूडेंट इसको नहीं लिखेंगे, उनको पता ही नहीं है, तो आपने टाइट्रेशन किया तो लास्ट में रिजल्ट लिखेंगे और क्या लिखेंगे, इन दिस टाइट्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड इज डिटरमाइंड, क्योंकि हमने क्या किया था यहाँ पे वीक एसिड का कंसंट्रेशन निकाला था। ऐसे जिसका भी आप कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं उसी के बारे में यहाँ लिख देंगे कि हमने उसका कंसंट्रेशन क्या किया, डिटरमाइंड किया या परफॉर्म किया, समझ रहे हैं। ये था आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ऐसे ही एक होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, इसके बारे में भी क्या है क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक में थोड़ा सा फर्क है, जो मेन फर्क है वो ये है कि यहाँ पे चीज़ों को वेट किया जाता है और वहाँ पे चीज़ों को हम लोग नाप रहे थे, समझ रहे हो ना। वहाँ पे हम लोग क्या है वॉल्यूम आ रहा है ना, नाप रहे हैं चीज़ों को, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग चीज़ों को वेट कर रहे हैं, बस इतना सा फर्क है। ये इसका एक मेन फर्क होता है। अब ये इसका प्रिंसिपल और मेथड क्या है, तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज अ टाइप ऑफ एनालिसिस इन विच कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉन सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय वेइंग द प्रिसिपिटेट ऑफ द सब्सटेंस। तो इसमें भी क्या कर रहे हैं हम लोग, कोई भी हमारा सब्सटेंस है उसके अंदर, यहाँ पे ये थोड़ा सा ये अननोन यहाँ नहीं आना चाहिए, बल्कि कहाँ आएगा, अननोन कंसंट्रेशन यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो ना, अननोन कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, कोई हमारे पास एक सब्सटेंस है, कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर से किसी एक का हमको क्या कहते हैं कंसंट्रेशन निकालना है, समझ रहे हो, यानी वो कंसंट्रेशन उसका अननोन है, उसी को नोन करना है, उसको जानना है। तो यहाँ पे हम लोग मतलब मेथड थोड़ा सा अलग यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो उसका जो भी सॉल्यूशन है, तो जिसका हमको क्या कहते हैं कंसंट्रेशन निकालना, उसको हम लोग प्रिसिपिटेशन कराते हैं, समझ रहे हो ना, क्या कराते हैं, प्रिसिपिटेशन कराते हैं। समझिए कि उसका हम लोग थक्का जमवा लेते हैं, उसकी छोटी छोटी सी पपड़ियाँ जम जाती हैं, समझ रहे हो, जैसे दूध फटता है तो देखते हो छोटे छोटे से क्या होते हैं, थक्के से हो जाते हैं, छोटे छोटे धब्बे जैसे नजर आते हैं, ऐसे ही प्रिसिपिटेशन करा लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है ना, उसके अंदर से किसी का हमको कराना है, तो उसका क्या कहते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर से ऐसी चीज डालेंगे इसके अंदर कि जो मतलब अलग अलग, मान लीजिए 3 चीजें हैं, समझ रहे हो, ये अलग अलग क्या है, अलग अलग 3 चीजें हैं ये, समझ रहे हैं। तो हमको इस वाले का, हरे वाले का क्या करते हैं, हमको कंसंट्रेशन मालूम करना, हमको मालूम नहीं कितने हैं, इनका कंसंट्रेशन मालूम करना है। तो ऐसी चीज डालेंगे कि इनका क्या होगा, थक्का जम जाएगा, समझ रहे हो ना, ये इनसे थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो थक्का सा जम गया उसी, तो ये जो जम जा रहा है ना, थोड़ा इससे अलग हो जा रहा है, इसी को बोलते हैं प्रिसिपिटेशन करते हैं। तो अब इसमें भी ना कंपेयर ही किया जाता है, इस वाले में भी क्या है कंपेरिजन होता है। एक हमारा ये तो मान लीजिए सैंपल है, ऐसे ही हमारा एक स्टैंडर्ड होता है, इसके अंदर हमको मालूम होता है कि ये वाला जो सब्सटेंस है वो कितना अमाउंट में है, वो हमको मालूम होता है, समझ रहे हो ना। इसके अंदर हमको मालूम नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमको मालूम होता है कि वो वाला सब्सटेंस कितने अमाउंट में है। इसका भी प्रिसिपिटेशन किया, यानी थक्का जमवाया और इसका भी जमवाया। अब फिर उसके बाद दोनों को क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट वगैरह दे के गर्म करके सुखा लेते हैं, फिर उसके बाद उनका वेट करते हैं। अगर अब इसमें भी मान लीजिए 100 ml लिया था और इसमें भी हमने 100 ml ही लिया है, तो उसका वेट अगर इसी के
जो प्रिसिपिटेट है उसके वेट के बराबर आता है, तो मान लीजिए कि इसका भी कंसंट्रेशन उतना ही है जितना इसके अंदर है। कम ज़्यादा आता है तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जाता है, समझ रहे हैं। तो इसमें भी वही सारी चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा सा मेथड इसका अलग है। ग्रेविमेट्रिक में इसमें क्या करते हैं हम लोग, ग्रेविमेट्रिक में हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रिसिपिटेशन कराते हैं और फिर उसका क्या है, हम लोग उसको वेट करके उसको निकालते हैं। अब कैसे करते हैं देखिए, दिस मेथड इज अप्लाइड फॉर दिस सब्सटेंस हुज प्रिसिपिटेट आर नॉट सोल्यूबल इन दी वाटर इन दी सॉल्यूशन। तो किस इसमें हर चीज़ का इसमें कर नहीं सकते हम लोग, सिर्फ उन्हीं चीज़ों का करते हैं, उन्हीं सब्सटेंस का करते हैं कि जिनका हम लोग प्रिसिपिटेशन अगर कराएं तो वो क्या है, उस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल ना हो। अगर वो घुल जाएगा तो प्रिसिपिटेशन होने के बाद फिर घुल गया तो हम उसको अलग ही नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या होता है, तो वो सोल्यूबल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और जिस कंपोनेंट का हमको प्रिसिपिटेशन कराना है तो उसी के अगेंस्ट हम एक सुइटेबल रीएजेंट यूज़ करते हैं, यानी जो उसी के अगेंस्ट जाके काम करेगा, बाकी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मान लीजिए एक ही सॉल्यूशन के अंदर 4 चीज़ें हैं, तो सिर्फ एक ही को, जिसको हम लोग चाह रहे हैं उसी का प्रिसिपिटेशन कराएगा, बाकी को वो डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है ना। अब जब प्रिसिपिटेशन हो गया उसका, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको सेपरेट कर लेते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है ना। उसका फिल्ट्रेशन कर लिया तो जो थक्के से जम गए थे उसको हम लोग ऊपर क्या छान लेते हैं, निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, देन इट वॉश्ड टू रिमूव दिस क्या कहते हैं, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़। फिर उसके बाद हम लोग उसको वॉश करते हैं। अब उसका अलग अलग मेथड होता है वॉशिंग करने का, ताकि उसके अंदर से जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं उनको निकाल दिया जाए। फिर उसके बाद क्या होता है, उसको सुखा देते हैं हम लोग, ठीक है ना। फिर ये सुखा देते हैं या फिर उसको क्या है, हम लोग हीट दे के उसको क्या है सुखाते हैं, ताकि उसके अंदर जो वाटर के कंटेंट हैं, जो मॉइस्चर वगैरह है, वो भाप बन के उड़ जाए, ठीक है ना। उसके बाद एट लास्ट प्रिसिपिटेट इज वेट। उसके बाद जो हमको क्या कहते हैं, मटेरियल मिल गया, जैसे पनीर होता है, दूध को जमा देते हैं, उसके ऊपर थक्का सा जम जाता है, उसको निकाल लेते हैं, बाकी पानी निकल जाता है, पानी में निकाल दिया ऊपर। अब पनीर जो बचा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वजन कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। उसको क्या करते हैं, वजन कर लेते हैं। ऐसे क्या ये सम नहीं है, सेम है। सेम प्रोसीजर इज अप्लाइड विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और जो हमने तो ये एक हमने जो सैंपल लिया उसका किया था, ऐसे ही साथ में एक पूरा प्रोसीजर एक सैंपल सॉल्यूशन के साथ में भी करते हैं, उसके अंदर भी वही केमिकल डाला, समझ रहे हैं। और हमको मालूम है कि इसके अंदर ये वाला सब्सटेंस पहले से है, तो उसका भी प्रिसिपिटेशन हुआ, उसको भी निकाला, उसका फिल्ट्रेशन किया, उसको सुखाया। अब फिर दोनों का क्या करते हैं, हम लोग वेट करते हैं, दोनों का वजन करते हैं और कंपेयर करते हैं कि वेट में वेरिएशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वेट में वेरिएशन आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, कंसंट्रेशन कम ज़्यादा है। अगर उसी के बराबर आ रहा है तो मान लीजिए कि जितना कंसंट्रेशन उसके अंदर है, हमारे स्टैंडर्ड वाले के अंदर, उतना ही क्या है, इसके अंदर भी है। अगला क्वेश्चन हमारा, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल। एग्जांपल्स के साथ में आपको ये टर्म्स को क्या करना है, डिफाइन करना। अब ये सब जो टॉपिक्स है ये मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, वो वाले जो होते हैं ना बकवास वाले दिमाग खराब करते हैं, मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। तो एंटीसेप्टिक एंटीसाइकोटिक्स क्या होते हैं, एंटी कन्वर्जेंट आपको डिफाइन करना है, डायूरेटिक्स और एंटी डिप्रेजेंट, ठीक है ना। तो एंटीसाइकोटिक क्या होते हैं, कि ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट स्किज़ोफ्रेनिया। कुछ लोग उसको सीजोफेनिया बोलेंगे, कुछ कुछ पढ़ते, कुछ भी पढ़िए आप, ठीक है। तो जो मूड अल्टरिंग होती है ना, लोग क्या थोड़ा सा दिमाग कहते हैं ना वो अल्टर हो गया है, उसका दिमाग थोड़ा सा चला गया है, चल गया है, तो ऐसे लोगों को ट्रीट करने के लिए जो दवाएं दी जाती है उसको बोलते हैं एंटीसाइकोटिक, ठीक है ना। जो साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसको बोलते हैं एंटीसाइकोसिस। दे आर यूज टू ट्रीट मेनिया ऑल्सो, और ये मेनिया को भी ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। मेनिया कंडीशन होती है जब आदमी ना जैसे होता है, तो मतलब गांव का एक छोटा सा आदमी और बात करता है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, ये हूँ, कुछ ज़्यादा ही मतलब उसका दिमाग आसमान पे चला जाता है, ऊंची उल्टी सीधी बातें करने लगता है, मतलब सिर्फ पॉजिटिव ही कर रहा है लेकिन बहुत हाई लेवल की कर रहा है, उसको बोलते हैं मेनिया वाली कंडीशन, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल्स क्या एंटीसाइकोटिक्स के, क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड, हेलोपेरिडोल, ठीक है ना, रिस्पेरिडोन, और क्या सल्पिराइड, कोलेंजेपिन कई सारे आते हैं, ठीक है। तो 2-3 एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा, क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा है एंटी कन्वल्जेंट या एंटी एपिलेप्टिक, या इसको क्या कहते हैं एंटी सीजर भी बोलते हैं, समझ रहे हो ना। कन्वल्जेंट पूछे या क्या कहते हैं एपिलेप्सी पूछे या सीजर के बारे में पूछे तो आपको यही लिखना है, समझ रहे हो ना। बातें सब एक है, सिर्फ अलग अलग टर्म यूज होते हैं। तो एंटी कन्वल्जेंट क्या होती हैं, दी ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट कन्वल्जन आर कॉल्ड एंटी कन्वल्जेंट। कन्वल्जन को ट्रीट करने के लिए जो दवाएं यूज होती हैं उसको बोलते हैं एंटी कन्वल्जेंट। कन्वल्जन इज ए कंडीशन इन विच मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स क्विकली। तो कन्वर्जन में क्या होता है या सीजर में या एपिलेप्सी में क्या होता है, तो मसल्स जो होता है ना वो बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन करता है और रिलैक्सेशन, मसल्स जो हमारे हड्डियों के साथ में जो मसल्स जुड़े रहते हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो आदमी को झटके लगने लग जाते हैं। तो आपने सुना होगा
मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ना, मिर्गी आदमी को क्या तो झटके लगते हैं, कभी एकदम टाइट हो जाएगा बदन, कभी एकदम से हिलाने लगता है, वो समझ रहे हो, तो वो वाली जो कंडीशन होती है उसी को बोलते हैं कन्वल्जेंट। तो इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड शेकिंग ऑफ द बॉडी, एकदम से क्या मतलब बहुत ज़्यादा हिल रहा है उसका बदन, अनकंट्रोल्ड शेकिंग हो रहा है ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। और ये भी ध्यान रखिएगा ये क्यों हो रहा है, नर्वस सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस बन रहे हैं वो अनकंट्रोल्ड हो गए हैं, वो डिस्टर्ब हो गए हैं, समझ रहे हो ना, उनके डिसऑर्डर की वजह से फिर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दूसरी तरीके से होने लगता है, बहुत रैपिडली होने लगता है, बहुत तेज होने लगता है, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, आदमी के झटके वगैरह लगने लगते हैं। तो कौन सी दवाएं दी जाती है, तो फेनिटोइन नंबर 1 पे रखिएगा, ठीक है ना, कार्बामाजेपिन, वेलप्रोइक एसिड, क्लोनाजेपाम भी दे सकते हैं इसके अंदर। ये जो एग्जाम्पल्स हैं आपके सिलेबस में दे रखे हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ये गावाट्रिन है, गावापेंटिन है, और क्या टोपिरामेट है, लेमोट्रिजीन है। तो ये सारे क्या है एग्जाम्पल्स हैं जो किस में दिए जाते हैं, कन्वर्जेंट में, मिर्गी में दिए जाते हैं। फेनिटोइन को जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना, फेनिटोइन और वेलप्रोइक एसिड। अगला जो है एंटी डिप्रेसेंट, यानी डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसको बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट। और डिप्रेशन क्या होता है, एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, ये भी क्या है, ये तीनों आपने जो पढ़ा ना तरीके से मेंटल डिसऑर्डर हैं, ये दिमागी क्या है, ये दिक्कतें हैं, तुम समझ रहे हो ना। इसमें क्या होता है, आदमी का जो मूड है वो क्या होता है, डिप्रेस हो जाता है। डिप्रेस होने में समझिए आदमी बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है, मायूस हो गया, निराश हो जाता है। निराश क्यों, रोजाना मिले, निराश क्यों है, लिखा हुआ रहता है ना दीवारों के ऊपर, किधर से भी जाओ तो हर दीवार पे निराश क्यों है, इस दिन मिले, सोमवार को मिले शाम 5 बजे हकीम जी से, तो निराश क्यों है। तो जो निराश होता है ना, जैसे होता है ना आदमी एकदम क्या कहते हैं अपसेट हो जाएगा, बहुत सैड हो गया, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मतलब अपनी ज़िंदगी से ही उसको मतलब क्या कहते हैं इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो वो होता है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन अलग अलग लेवल का होता है। पहले तो आदमी को क्या है, कामों में मज़ा नहीं आएगा, समझ रहे हो ना, अकेले अकेले रहने लग जाएगा, लोगों में दिलचस्पी नहीं रह जाएगी, कम्युनिटी से दूर होने लग जाएगा, अकेले बहुत ज़्यादा उसको कभी तो होता है कि बहुत नींद आने लगती है, कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल नींद नहीं आती है, समझ रहे हो ना। जो भी उसके क्या होता है, कोई खेल खेलता था उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह जाएगा, कोई दिलचस्पी नहीं रह जाएगी। दिलचस्पी रहेगी तो सिर्फ किस चीज़ में रह जाएगी कि कैसे मैं अपनी जान दे दूं, कैसे मैं क्या कहते हैं सुसाइड कर लूं, सिर्फ इसी चीज़ में उसको दिलचस्पी रह जाती है, इसी में इंटरेस्ट उसका बाकी रहता है, बाकी सारी चीज़ों से क्या है उसका दिल उचाट हो चुका होता है। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं, मतलब एकदम ये लास्ट लेवल का हो जाता है आपका डिप्रेशन, सॉरी आपका नहीं किसी का भी, तो ये सबसे लास्ट लेवल का डिप्रेशन होता है, समझ रहे हैं ना, ये लास्ट लेवल का डिप्रेशन होता है, तो इससे बचना चाहिए। इसमें डिप्रेशन क्यों होता है ना, आदमी जब नाउम्मीद हो जाता है, कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, हमेशा आदमी को मुश्किलें आती हैं, समझ रहे हो, एक बार किसी का बैग लग गया, तो अब उसमें करना क्या चाहिए आदमी, ये यहाँ पे गलती कर देते हैं हम लोग। आपको देखना चाहिए कि गलती कहाँ पे हुई है, क्या मेरे अंदर कोई गलती थी, मैंने पढ़ाई नहीं की, या क्या रीज़न था कि ये बैग क्यों लगा मेरा। अगर आपके अंदर गलती है उसको सुधारने की कोशिश करिए, और अगर मान लीजिए बोर्ड ने कोई गलती की थी, एग्जामिनर ने गलती की थी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से रीट्राई करिए, दोबारा से ट्राई कर लीजिए, तीसरी बार ट्राई कर लीजिए। तो डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा नाउम्मीद होना, पैनिक होना, ये मसले का हल नहीं है, इट इज़ नॉट सॉल्यूशन, समझ रहे हो ना। तो गलती हम लोग यही करते हैं कि एक बार की मतलब एक बार हम नाकाम हो गए तो टूट जाते हैं बिल्कुल। अब देखो ये जो बल्ब जल रहा है, इसको मैंने इसके बारे में पढ़ा, अब आपको नाम तो मालूम होगा किसने बनाया, कम से कम 2000 बार उसने ट्राई किया, तब जाके ये उजाला करने वाला बल्ब आपके पास आया। ऐसे बहुत सारी हिस्ट्रीज हैं, बहुत सारी, एक एक बहुत सारी बुक्स हैं। मैं अभी जब क्या कहते हैं लखनऊ के अंदर अपने अब्बू को लेके गया था हॉस्पिटल के अंदर, पीजीआई के अंदर, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया, तो मैंने एक बुक पढ़ी, बदलो ज़िंदगी बदलो सोच। तो उसमें ना आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, बहुत सारी एग्जाम्पल्स से, बहुत सारी क्या कहते हैं अलग अलग फिलोसफर्स के और बहुत सारे क्या कहते हैं राइटर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया, बहुत सारे साइंटिफिक जो फैक्ट्स हैं उसके ज़रिए से मतलब उसने बहुत अच्छे से समझाया है। बदलो सोच बदलो ज़िंदगी, या बदलो ज़िंदगी बदलो सोच, ऐसे ही करके है, कोई राइटर्स हैं। तो ऐसी बुक्स भी आपको पढ़ना चाहिए जब टाइम मिले तो। एक तो हम लोग किताबें पढ़ते नहीं हैं, जब किताबें आदमी पढ़ता है, कोई एक्टिविटीज़ रहती है, बहुत सारी चीज़ें उसको समझ में आती रहती है क्या करना है नहीं करना है, तो टाइम जब आपको फालतू मिले तो टिकटॉक पे जाके यही करना है, ठीक है ना, जब टाइम मिले तो क्या करना है, पबजी खेलने लग जाते हैं, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब नहीं करो, बुक्स पढ़ो मेरे भाइयों। जितना ज़्यादा आप पढ़ते हो ना उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है, और हम लोग जब पढ़ते नहीं है तो हमारी वैल्यू भी उतनी रहती है, आप अपने बारे में ही नहीं जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं।
समझ रहे हो, तो किताबों को पढ़ा करो, ठीक है। तो डिप्रेशन, ना उम्मीद नहीं होना, किसी को मायूस नहीं होना अपनी ज़िंदगी से कभी भी, निकाल दो। आप हर चीज़ कर सकते हो, सोचना शुरू करो, उसके लिए फैसले करो, समझो, रिस्क लो। आपको कोई रोक नहीं सकता कामयाबी से। डरना नहीं है, अपनी ज़िंदगी से डर निकाल दो। तो इसके लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसको बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है ना। तो एमिट्रिप्टिलिन हाइड्रोक्लोराइड, इमिप्रामिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है ना, फ्लूऑक्सेटिन हो गया, सेट्रोलिन हो गया, इटालोप्राम हो गया, एसिटालोप्राम हो गया। तो ये एग्जांपल्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं, एक दो एग्जांपल आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इमिट्रिप्टिलिन या इमिप्रामिन, ठीक है ना, तो इसको याद कर लीजिएगा। डायूरेटिक्स क्या होती है, कई बार आपने पढ़ चुका होगा। तो डायूरेटिक्स वो दवाएं होती हैं जो क्या कहते हैं, यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देती हैं, समझ रहे हो ना, यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देती हैं। यानी आदमी को बार बार यूरिनेशन करना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा, उसको बार बार क्या कहते हैं, मूत्र के करने के लिए टॉयलेट जाना पड़ेगा, पेशाब करने के लिए बार बार जाना पड़ता है उसको, ठीक है ना। तो ये जो दवाएं होती हैं उसको बढ़ा देती हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये बॉडी के फ्लूइड को भी क्या करती है, कम करती हैं, या ब्लड के वॉल्यूम को कम कर देती हैं। जैसे कि एडिमा वगैरह हो गया, कहीं पे पानी जमा हो रहा है, समझ रहे, उसको निकालने के लिए भी डायूरेटिक्स का यूज़ किया जाता है। पानी कहीं पे जमा हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो दवाएं करती हैं उसको बोलते हैं डायूरेटिक्स। ऐसे ही कुछ हमारे बॉडी के आयंस होते हैं उसको भी ये रिलीज कराते हैं, जैसे कि Na+Cl- हो गया, ऐसे क्या है HCO3- हो गया, तो इनको भी ये क्या है बॉडी से रिलीज करवाते हैं। तो इनके एग्जांपल क्या है, जैसे कि थायाजाइड्स हो गया, क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, पोटेशियम स्पेरिन डायूरेटिक्स जैसे स्पाइरोनोलेक्टोन हो गया, अमीलोराइड हो गया, जैसे लूप डायूरेटिक्स हो गया जैसे कि फ्यूरोसिमाइड हो गया, ब्यूमेटानाइड है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स आते हैं जैसे कि आइसोसोर्बाइड और मैनिटोल। अब यहाँ पे ना इसकी सारी डिटेल आपको मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, इसलिए कि डिटेल मैंने पढ़ा रखा है। ये जो टॉपिक है डायूरेटिक, ये हर बार पूछा जाता है, समझ रहे हो ना, डायूरेटिक वाला टॉपिक हर बार पूछा जाता है, इसलिए आप सर्च कर लेना एक बार, डायूरेटिक्स XR फार्मेसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मैंने अभी जल्दी ही पढ़ाया है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, 15-20 मिनट की होगी, तो उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे क्या कहते हैं, कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, एसिटाजोलामाइड इसका एग्जाम्पल है, और क्या है, जेंथिन डेरिवेटिव्स जैसे कि थियोफाइलिन। अब ये जो एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं जो पढ़ने के लिए, वो ये हैं डायूरेटिक्स के, जैसे कि एसिटाजोलामाइड हो गया, फ्लोरोसिमाइड, ये वाला एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्यूमेटानाइड है, क्लोरथालिडोन है, बेंजथायाजाइड है, मेटोलाजोन है, ठीक है ना, जिपामाइड है, और स्पाइरोनोलेक्टोन है, तो भी थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये आपका डायूरेटिक्स है, और इसके यूजेस क्या होते हैं मैंने बताया आपको, कि जैसे कि मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो ब्लड का वॉल्यूम कम करने के लिए इसको देते हैं, समझ रहे हैं। तो उसमें भी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए आपको उसकी क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा, उसमें देते हैं डायूरेटिक्स को। ऐसे ही क्या कहते हैं, एडिमा वगैरह हो गया, कहीं पे सूजन वगैरह हो रहा है, यानी फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, फ्लूइड जमा हो गया, तो उस कंडीशन में भी देते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, ब्लड पॉइजनिंग वगैरह हो गई है, तो उस कंडीशन में भी देते हैं, ताकि ब्लड के वॉल्यूम को जल्दी जल्दी से क्या है किडनी में पहुंचाया जाए और वहां से उसको बाहर निकाला जाए। तो और भी इसके यूजेस हैं, इतना याद रखिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन, यहाँ लगा लीजिए, राइट ए नोट ऑन एडिनर्जिक ड्रग्स एंड क्लासीफाई देम कर लीजिए, एंड क्लासीफाई देम विद एग्जांपल्स। एडिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं, इस चैप्टर को मैंने जितना डिटेल पढ़ाया, किसी चैप्टर को नहीं पढ़ाया है, यहाँ पे बहुत शॉर्ट पढ़ाने वाला हूँ, समझ रहे हैं आपको। तो एडिनर्जिक ड्रग्स दो तरीके के होते हैं। एडिनर्जिक ड्रग एक एगोनिस्ट होता है और एक होता है एंटागोनिस्ट, समझ रहे हैं। एक ड्रग क्या होगा, एगोनिस्ट होगा, एक दूसरा होता है एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट ये यहाँ से पूछ भी सकता है, एगोनिस्ट क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। तो एगोनिस्ट वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कोई फंक्शन पहले से हो रहा था या होता है, वो रुक रहा है, नहीं हो पा रहा, तो उसको हम लोग चालू करते हैं, या किसी ज़रूरत के हिसाब से उसको हम लोग चालू करवाते हैं। तो वो जो दवाएं ऐसा करती हैं उसको बोलते हैं एगोनिस्ट। और जो दवाएं क्या किसी फंक्शन को रोकती हैं उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। कोई फंक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, उसको रुकवाना है, समझ रहा है, बहुत ज़्यादा इंसुलिन बन रहा है, बहुत ज़्यादा ग्लूकागोन बन रहा है, उसको निकलवाना है, बहुत ज़्यादा किसी को पेशाब हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको रुकवाना है, एंटी डायरेटिक देते हैं। तो एंटागोनिस्ट होते हैं जो किसी फंक्शन को रुकवाते हैं। अब ये एडिनर्जिक ड्रग दो तरीके के होते हैं। अब इसका थोड़ा सा आप क्या कहते हैं, एडिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं और कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको समझिए। तो हमारी बॉडी के ना बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कंडीशनल होते हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो कंडीशनल होते हैं। कंडीशनल मतलब ये कि हर वक्त वो नहीं काम करते हैं, कुछ ऐसी ज़रूरतें पड़ती हैं जब वो काम करते हैं। ऐसे ही एडिनर्जिक जो सिस्टम हमारा वो भी ऐसा ही है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि मान लीजिए एकदम से क्या है, कोई मोटा सा कुत्ता आ गया, अब मैं डर जाऊंगा ना, शेर आ गया, सांप आ गया, कोई गन लेके आ गया, कुछ भी, तो आदमी क्या होता है एकदम से डरता है। इसको बोलते हैं फाइट वाली कंडीशन हो गई, या फ्लाइट वाली कंडीशन हो गई, या फ्राइट।
डर पैदा हो रहा है या उड़ना है या लड़ना है, ऐसी कंडीशन में ना बॉडी को प्रिपेयर करता है हमारा माइंड। तो उसके लिए फौरन क्या होता है, एड्रीनलिन रिलीज होना शुरू हो जाता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, समझ रहे हैं ना। तो एड्रीनलिन जब रिलीज होता है, आप उसको एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। एपिनेफ्रिन रिलीज होता है तो बॉडी को प्रिपेयर करता है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपका पुपिल का डायलेशन हो जाएगा, समझ रहे हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसका काम रोक दिया जाएगा। अभी डाइजेशन वगैरह को रोको, अभी इसको क्या है, मेरी मतलब क्या कहते हैं, मुझे सेव करना, मुझे बचाना है, तो बॉडी का सारा फोकस दूसरी तरफ चला जाता है, समझ रहे हैं ना। जो भी मतलब हमारे क्या कहते हैं और हार्मोन्स वगैरह रिलीज होने लगते हैं, तो ये जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं हम लोग सिंपैथेटिक कंडीशन। क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक कंडीशन। तो उसी कंडीशन के अंदर क्या है, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर क्या, तो कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, तब ये क्या चीज़ें होती हैं, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हार्ट रेट का बढ़ जाना, मैं सांस थोड़ा जल्दी जल्दी ले रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं ना। अब कई बार ज़रूरत ऐसी पड़ती है कि हमको ये बढ़ाना पड़ रहा है। जैसे कि मान लिया किसी का ऑपरेशन हुआ, ब्लड प्रेशर एकदम लो हो चुका है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ाना है। हमने देखा था यार, वो जो कंडीशन होती है ना, जब एड्रीनलिन रिलीज होता है या आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमने क्या किया, एड्रीनलिन जैसी दवा बना दी। अब हमने उसको ब्लड प्रेशर बढ़ाना था, वो हमने दवा दे दी, फौरन हार्ट रेट बढ़ गया, इसका क्या होता है, आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, दवाओं को बनाया गया है। तो ये जो एड्रीनर्जिक ड्रग्स हैं या कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, तो ऐसे ही कंडीशन को क्रिएट करती हैं, समझ रहे हैं, जो हमारी बॉडी में क्रिएट होती है किसी टाइम पे, लेकिन नॉर्मली अभी है नहीं, लेकिन जब वो दवा दे देंगे तो उस जैसी कंडीशन ऑटोमेटिकली क्या हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाती है, जो हमको चाहिए होती हैं। या कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा बॉडी का सिस्टम एक है, वहाँ पे कोलिनर्जिक सिस्टम काम करता है, और वो क्या करता है, वहाँ पे रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करेगा, हार्ट रेट को कम करेगा, समझ रहे हैं। तो अब किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, हमने उसको क्या किया, कोलिनर्जिक ड्रग दे दिया। ऐसे ही आपने देखा कि जब ये कंडीशन आई थी, जब एक हमारे सामने शेर आ गया था, मेरे आंखों का पुपिल का साइज बढ़ गया था। अब मान लीजिए आंखों का एग्जामिनेशन करना, आंखों को चेक करना है कि उसके अंदर कोई खराबी वगैरह नहीं है, तो उसको बढ़ाना है, बड़ा करना, हमने क्या किया, एट्रोपिन डाल दिया। क्या किया हमने, एट्रोपिन डाल दिया, क्योंकि हमको मालूम है कि जब हम लोग एट्रोपिन डालते हैं तो आंखों का साइज बढ़ जाता है। अब ये कहाँ से निकला है, ये निकला एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स से। जैसे कोलिनर्जिक ड्रग में क्या होता है, पुपिल का साइज छोटा कर दिया जाता है, लेकिन हमने क्या किया, जो एसिटाइल कोलिन का फंक्शन था उसको हमने रोक दिया, एडिनर्जिक यानी कोलिनर्जिक ड्रग का फंक्शन हमने रोका, तो उसका उल्टा हमने जब दिया तो आंखों का साइज बढ़ गया। इसमें एक चीज़ और है, ये जो दवाएं काम करती हैं या जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज होता है, जैसे एड्रेनालिन रिलीज होता है, तो वो कहाँ पे जाके काम करता है, वो करता है रिसेप्टर्स पे, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, इन्हीं रिसेप्टर्स पे काम करती हैं हमारी एड्रेनर्जिक दवाएं भी, और एड्रेनालिन भी इन्हीं पे काम करते हैं, समझ रहे हैं ना। या पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में जो एसिटाइल कोलिन हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है, वो किस पे काम करता है, वो क्या करता है, एम और एन रिसेप्टर पे काम करता है, समझ रहे ना, किस पे काम करता है, एम और एन रिसेप्टर पे काम करता है। तो ऐसे जो कोलिनर्जिक दवाएं हमने बना रखी हैं, वो भी किस पे काम करती हैं, उसी पे काम करती हैं। उसी में कोई एगोनिस्ट होंगी, कुछ एंटागोनिस्ट होंगी। अब चलिए इनको हम लोग, आपने पूरा इसको समझ लिया, इनको जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं, समझ। तो दो तरीके की होती हैं आपकी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, एक होती है एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और एक होती है एंटागोनिस्ट। तो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच स्टिमुलेट द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। जो एगोनिस्ट होती हैं वो क्या करती हैं, जो क्या कहते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनको स्टिमुलेट कर देती हैं, यानी उनको क्या है समझिए एक्टिवेट कर देती हैं, कहती हैं अब अपना काम करो, एंड गिव्स सिंपैथेटिक एक्शन, और क्या करती है सिंपैथेटिक एक्शन देती हैं, समझ ना। जैसे सिंपैथेटिक जो हमारे एक्शंस आते हैं, फाइट फ्राइट फ्लाइट वाले, तो वैसे ही एक्शन देना शुरू कर देती हैं। अब इनका एग्जांपल जैसे कि एपिनेफ्रिन, जो दवाएं हमने बनाई हैं ये एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन की तरह से काम करती हैं, ये हमने दवाएं बना रखी हैं, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, इनको एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट भी कहते हैं, और सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट भी बोलते हैं, क्योंकि सिंपैथेटिक कंडीशन का क्या नकल करती हैं ये, सिंपैथेटिक कंडीशन की क्या करती हैं ये नकल करती हैं, उसी को कॉपी करती है, उसी को बोलते हैं माइमेटिक, ठीक है ना, उसको मिमिक कर रही हैं, क्या कर रही हैं, मिमिक करती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा कि सिंपैथेटिक फंक्शन क्या होता है और क्या कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन क्या होता है, समझ रहे हैं ना। यानी कि अगर सिंपैथेटिक कंडीशन में कोई है तो उस कंडीशन में क्या फंक्शन दिखेंगे, और क्या कहते हैं कोई पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में है तो उस कंडीशन में क्या फंक्शन होते हैं बॉडी के अंदर। ये क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं एचएपी के अंदर भी काम आएगा और यहाँ पे भी काम आएगा। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर रहा हूँ इसका, मैं इसकी थोड़ी ब्राइटनेस कम कर रहा हूँ।
ताकि चीज़ें आपको दिखें अच्छे से। सिंपैथेटिक जो फंक्शन होता है ये कब होता है, जब फाइट हो, फ्लाइट हो या फ्राइट हो, उसके रिस्पॉन्स में तो क्या होगा, हमारा आई का डायलेशन हो जाता है, समझ रहे हैं। और ये कंडीशन हर वक्त नहीं होती है, समझ रहे हैं, ये कंडीशन हर वक्त नहीं होती है, ये वाली जो कंडीशन है ये रहती है हर वक्त, समझ रहे हैं ना। जो पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन है या फंक्शंस हैं वो हर वक्त रहती हैं, और ये कब रहता है, जब रेस्ट हो और डाइजेस्ट हो, समझ रहे हैं, रेस्ट में है और डाइजेस्ट वाला काम चल रहा है तो वो होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन। और जब क्या कहते हैं फाइट फ्लाइट और फ्राइट वाली जब कंडीशन आती है तो ये वाला सिस्टम हमारा काम करने लगता है। सबसे पहला क्या होगा आपका, सबसे पहले होता है आपका एड्रीनल ग्लैंड से, यहाँ से एक एड्रीनलिन का सेक्रेशन होता है, समझ रहे हैं ना। एड्रीनल ग्लैंड से आपका क्या होता है, हार्मोन सिक्रेट होता है एड्रीनलिन। फिर उसके बाद अब बहुत सारी चीज़ें मतलब बदलने लगती हैं बॉडी के अंदर, तो क्या होता है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल हो जाता है। सलाइवा में क्या होता है, तो सलाइवा का सेक्रेशन कम हो जाता है, समझ रहे हैं ना। सलाइवा का सेक्रेशन क्या होता है, इस कंडीशन में कम हो जाता है। इसी का उल्टा सारा इसमें होगा, समझ रहे हैं, एक याद कर लेंगे तो सारा उसमें उसी का उल्टा लिख देंगे, ठीक है ना। हार्ट में क्या होगा, तो हार्ट रेट बढ़ जाता है। लंग्स में क्या होता है, तो डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई डायलेट हो जाते हैं, एयर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उसके अंदर जाएगा, समझ रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी फंक्शन बढ़ जाता है, समझ रहे हैं। और क्या होता है ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड वेसल्स क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ताकि ब्लड के प्रेशर को बढ़ा सकें। गैस्ट्रिक और क्या कहते हैं इंटेस्टाइनल सेक्रेशन, जो गैस्ट्रिक जूस वगैरह हैं या जो इंटेस्टाइन से रिलीज होते हैं, समझ रहे हैं, तो वो सब क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लीवर तो रिलीज मोर ग्लूकोज टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो लीवर क्या करता है, ग्लूकोज को बढ़ाना शुरू कर देता है, यानी मेटाबॉलिक फंक्शन बढ़ जाता है। ग्लाइकोजन जो स्टोर है उसको ग्लूकोज बना के जल्दी जल्दी से भेजना शुरू करता है, इसलिए ग्लूकोज का होना बहुत ज़रूरी होता है स्ट्रेस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए। एड्रीनल ग्लैंड से ये रिलीज होता है। यूरिनरी उसमें क्या होता है, तो रिलैक्स हो जाता है, जब रिलैक्स होगा तो यूरिन का रिटेंशन हो जाता है, यानी पेशाब वसाब का लगा भी रहेगा भूल जाता है आदमी, इसलिए कि रिटेंशन हो गया वहाँ पे अब रुका रहेगा। और क्या होता है, स्केलेटल मसल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज टू दी स्केलेटल मसल्स, जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, जो मतलब लड़ाई वड़ाई करने में, भागने दौड़ने में काम आते हैं स्केलेटल मसल्स, तो उस तक ब्लड का फ्लो बढ़ा दिया जाता है, ताकि वहाँ पे ब्लड जब पहुँचेगा तो ऑक्सीजन भी पहुँचेगा, न्यूट्रिशन भी पहुँचेगा, समझ रहे हैं, तो क्या कहते हैं वो अपना फंक्शन आराम से वो कर पाएंगे। अब इसी का सारा उल्टा कब होता है, पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में होता है, समझ में आ गई बात। क्लासिफिकेशन ऑफ एडिनर्जिक एगोनिस्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, तो तीन तरीके के होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं, ठीक है ना, एक होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग और एक होता है मिक्स एक्टिंग, ठीक है ना। डायरेक्ट एक्टिंग में आता है आपका एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामिन और डोब्यूटामिन, ये क्या कहते हैं डायरेक्टली जाके रिसेप्टर पे काम करते हैं, समझ रहे हैं। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, तो इसका एग्जांपल है एम्फेटामिन, तो ये डायरेक्टली काम नहीं करता है बल्कि इनडायरेक्टली काम करता है, ये किसी दूसरे तरीके से हेल्प करता है इनको क्या है काम करने में या इनके रिलीज होने में। और ये जो होता है दोनों तरीके से काम करता है, समझ रहे हैं, एफेड्रिन दोनों तरीके से काम करता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। एग्जाम्पल्स जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं पढ़ने के लिए इसके कोलिनर्जिक एडिनर्जिक एगोनिस्ट के, तो वो है नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, फेनिलेफ्रिन, डोपामिन, यानी इसको एक साथ मिला लीजिए। और क्या, टर्ब्यूटलिन, सेल्ब्यूटामोल, नेफाजोलिन और टेट्राहाइड्राजोलिन, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल्स हैं, दोनों को देख लीजिए खास तौर से। और क्या कहते हैं, डोपामिन के बारे में पूछ लेता है कई बार। नेफाजोलिन नेजल कंजेशन होता है, ठीक है ना, उसमें देते हैं, और इसको भी, इन दोनों को नेजल कंजेशन के लिए दे देते हैं, नेजल डीकंजेस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। आदमी का नाक जाम वगैरह हो जाता है तो उस कंडीशन में इनको देते हैं। तो ये जो दवाएं होती हैं ये क्या करती हैं, ये मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं इनको सुकड़ा देती हैं, तो ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, तो नेजल जो सेक्रेशन होता है वो कम हो जाता है, तो इस तरीके से ये काम करती हैं।